स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। चलिए हम देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चूंकि यहाँ समकोण त्रिभुज का नाम आया है तो चलिए हम आपका समकोण त्रिभुज पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ए बी सी त्रिभुज ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ हम बी को ले लिए कितना अंश, 90 अंश। तो लिख लेते हैं दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी बराबर कितना आपका 90 अंश, और सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है। तो यहाँ आपका ये ए और बी ये है लंब, बी और सी यहाँ आधार है और ए और सी क्या है, यहाँ कर्ण है। तो जो सिद्ध करना है उसके अनुसार आपका हाँ ये कर्ण है। ठीक है, और आपको समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का क्या नाम है, कर्ण। तो यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंबा ए बी, तो ए बी का वर्ग धन आधार क्या है, आधार है बीसी, तो बीसी का वर्ग। तो यही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है जो कि समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपका सिद्ध करते हैं इसको, और AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग लाएंगे। ठीक है, तो जो त्रिभुज दिया गया है ABC उसी को क्या किया गया, पुनः बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपका जो B त्रिभुज का शीर्ष कौन है आपका, ये B, 3 शीर्ष होते हैं लेकिन आपका B से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। कौन सी भुजा पर, भुजा AC पर हम क्या करेंगे, B से ऐसे लंब डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए पहले आपका त्रिभुज एक ही था लेकिन जैसे हम क्या किए, B से उस AC पर आपका B से हम क्या करेंगे, इस A से आपका भुजा पर जैसे ही लंब डालेंगे ना तो एक त्रिभुज ऊपर बन गया, एक त्रिभुज नीचे, और एक तो पहले से था। तो इस तरह कुल कितने त्रिभुज बन गए, 3। ठीक है, तो हम आपका लंब डालने वाले लिख दिए, त्रिभुज के शीर्ष B से भुजा AC पर BD लंब खींचा। ठीक है, चलो अब इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, उसको यहां लिखा गया त्रिभुज ए बी और सी, सबसे बड़ा त्रिभुज। ठीक है, अब उसके बाद आपका उसी में ही देखिए ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी और ये बी, ए डी बी। जैसा यहां आपका कोण कौन सा था, कोण ए, वैसे यहां आपका ए डी बी में कोण ए यहां परिवर्तित नहीं हुआ है, कोण ए जैसा है वैसा ही है, उसका मान कम ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम आपका बड़ा वाला त्रिभुज यहां बना दिए, त्रिभुज ए बी सी। ये बड़ा नहीं है, मैं भी जानता हूं मेरे भाई सही बोल रहे हो। ठीक है आपका, लेकिन आकृति हम छोटा बनाए। ठीक है, अब वैसे आपका जस्ट दूसरा ऐसी आकृति बनाना है त्रिभुज का ही बनाना, 90 अंश वाला ही। ठीक है, अब ए तो अपना क्लियर हो गया, ए वाला जो कोण है ना वो बड़े वाले में भी त्रिभुज में भी, और यहाँ जो छोटा ए डी बी में ए अपना स्थान नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए रख दिए और यहाँ पर भी ए। ठीक है, बड़े वाला हम जो पहला वाला जो त्रिभुज था उसमें बी बराबर कितना था, 90। तो यहाँ जो 90 अंश का जो मार्क बना है, ठीक है, चिन्ह बना है, उसमें हम क्या लिखेंगे, बी इसके लिए। ठीक, और यहाँ जो उस पार वाले जो त्रिभुज ले रहे हैं ए डी और बी में 90 अंश कहाँ पर बन रहा है, डी पर बन रहा है। ठीक है, तो इस बार वाले हम चित्र में क्या लिख देंगे, डी। तो ए हुआ डी, तो त्रिभुज कौन सा, ए डी बी। ए डी बी में से क्या हो गया, ए तो निश्चित हो गया, और डी आपका 90 अंश, तो 90 अंश जगह हम डी रख दिए, और कौन सा बच गया यहाँ, बी। 3 लोग हैं ना, ए डी बी, तो यहाँ ए डी और ए बी, और यहाँ त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, ए नहीं बदलेगा। वैसे आपका त्रिभुज फिर से बड़ा त्रिभुज ए बी सी, और जस्ट इस बार नीचे वाला त्रिभुज कौन सा आपका, बीडीसी, त्रिभुज बी डी और सी, छोटा सा वाला त्रिभुज ना बी डी सी, ये वाला लेंगे। तो चित्र आपको फिर से बना दिया, कितना आपका 90 अंश वाला। ठीक है, बड़े त्रिभुज में कैसे है बताओ, ए बी और सी लिख दीजिए। ए देखो ए बी सी है ना, ए बी और ये कौन सा, सी, ये हो गया एबीसी यहाँ बड़ा वाला में, और यहाँ जो नीचे छोटा सा बना है बी डी और सी में कौन सा कोण बराबर है, यहाँ का सी और यहाँ का सी। तो सी क्या है, लेफ्ट में है। ठीक है आपका, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ का भी सी लेफ्ट में और यहाँ का भी सी लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, अब जो बच गया देखिए, ये तो एबीसी हो गया, यहाँ पर आपका बीडीसी में, बीडीसी त्रिभुज वाले में सी तो हो गया है, तो कहाँ पर 90 अंश बन रहा है,
बी डी सी वाले में कहां पर 90 बन रहा है, डी पर। तो यहाँ जो आपका 90 अंश वाला वो किसके लिए होगा, डी के लिए। तो सी हो गया, हाँ डी हो गया है, हाँ अब क्या बच गया है, बी। तो बी वाला रहेगा कहाँ, ये ऊपर में। ठीक है, अब हम आपका दोनों त्रिभुज में देखेंगे समरूप। कौन सा रूप, समरूप। जैसे आपका बाजार वगैरह जाते हैं आपका सामान वगैरह खरीदने के लिए, जैसे टमाटर हो गया, आलू, तो सभी आपका आलू टमाटर का साइज आकार एक जैसा होता है क्या, नहीं। चाहे टमाटर छोटा हो, मोटा हो, हरा हो, कैसे भी उसको हम क्या कहेंगे, टमाटर ही कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मतलब आपका यहाँ समरूप वाली बात चल रहा है। ठीक है, एक होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या होता है आपका, यदि दो हाथ एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर ले, ढक ले, तो ये कहलाएगा सर्वांगसम। ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। लेकिन अगर एक जैसे दिखाई बस देते हैं, जैसे उदाहरण बताएं टमाटर आलू का, एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसका आपका साइज में अंतर रहता है। अगर साइज में अंतर हो चलेगा, लेकिन एक जैसे दिखाई देना चाहिए, तो वो कौन सा रूप है, समरूप। कौन सा रूप, समरूप, है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम यहाँ आपका समरूप देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या समानता है, देखिए कोण ए, कोण ए है कि नहीं है। तो यहां लिखेंगे पहले ए वाले में, तो कोण का नाम बताओ, कोण बी ए डी। ए को बीच में रखेंगे ना, ए वाला कोण ले रहे हैं, तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर। वहां पर आपको देखो ए बीच में रहना चाहिए, दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों कोण बराबर है, वहां से देख चुके हैं। ठीक है, तो कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ये दोनों बराबर क्यों हुए आपका, ये उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण, दोनों में कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो गए। और दूसरा देखिए, यहां पर कहां पर 90 अंश है, डी पर, और वहां पर कहां पर है, बी पर। तो यहां लिखेंगे कोण, ये डी वाला बोलना है ना, ठीक है, तो यहां डी बीच में आना चाहिए, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर। यहां पर कहां पर 90 अंश बन रहा है, बी पर, तो बी वाले बीच में आना चाहिए, कोण ए बी और सी, ए बी व सी। ये क्या है आपका, बराबर क्यों हुए, प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 अंश। प्रत्येक समकोण है लिख सकते हैं, या 90 अंश है। ठीक है, प्रत्येक कितना अंश है, 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश है। ठीक है, तो इस तरह ये भी क्या है, कोण, उभयनिष्ठ कोण, पहला कोण, और ये भी कितना है, 90 अंश है, दोनों कोण, तो ये भी कोण हुआ। ठीक है, तो यहाँ कोण कोण कितने बार आया, 2 बार। कोण कोण उपप्रमेय से, कोण कोण उपप्रमेय से, उपप्रमेय से दोनों जो त्रिभुज है वो हो गया समरूप। त्रिभुज एडीबी समरूप, त्रिभुज एडीबी समरूप, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, आपका समरूप मतलब आप समझ गए हैं आप लोग। हाँ, अब देखिए आपके दोनों में देखिए वैसे ही क्या चीज है जो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ देखिए आपका कौन सा है, सी, और यहाँ कौन सा है, सी। तो इस कारण हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी, कोण सी बराबर क्या, कोण सी। ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ कोण, दोनों त्रिभुजों में क्या है, सी उभयनिष्ठ है। सी का मान कम ज्यादा नहीं है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सी था ना, ये त्रिभुज में सी कोंटे में, वैसे यहाँ पर सी क्या है, कोंटे में ही है, उसका मान कम ज्यादा नहीं हो रहा, परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, तो एक कोण मिल गया। फिर देखिए यहाँ 90 अंश, तो यहाँ पर डी पर है, और यहाँ पर कहां पर है, बी पर। तो यहाँ डी पर और बी पर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। क्यों, प्रत्येक कितने अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश है। ठीक है, तो इस तरह आपके ये भी कोण है, तो इस तरह कितने बार कोण हो गए, 2 बार। तो कोण कोण उपप्रमेय से, कोण कोण उपप्रमेय से, उपप्रमेय से त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी, ये कौन सा रूप हो गए, समरूप। कौन सा रूप, समरूप। ठीक है, देखिए यहां आपका ये सर्वांगसम, अगर बराबर के चिन्ह के ऊपर ऐसा निशान लगाए तो ये किसका है, सर्वांगसम, सर्वांगसम का ये चिन्ह है। ठीक है, और आपका ये ऐसा बस करे तो कौन सा रूप है, ये समरूप, समरूप। ठीक है, दोनों को आप समझ गए होंगे। सर्वांगसम में आपका क्या होगा,
एक दूसरे को ढकेंगे, दो वस्तु एक दूसरे को ढक लेंगे पूरी तरीके से तो सर्वंगसम है। उदाहरण बता चुका हूं आपका, ठीक है, हथेली वाला, हाथ को मिला करके, ठीक है। समरूप में एक जैसे दिखाई नहीं, तो यहाँ आपका ये हो गया समरूप। तो हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ खड़ा कौन है, एडी, लंबा कौन है, एडी, अतः इसमें क्या होगा, अतः संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, अतः संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, पातिक होगी। हाँ, तो देखते हैं आपका पहले वाले त्रिभुज में आपका लंब, तो यहाँ लंब क्या है, एडी, तो यहाँ लिखेंगे लंब एडी। और वहां का लंब क्या है, एबी, तो यहाँ लिखेंगे एबी। लंब लंब को एक तरफ, ठीक है। फिर आधार, आधार क्या है यहाँ, बीडी, और यहाँ आधार क्या है, बीसी, तो यहाँ लिख देंगे बीसी, आधार हो गया। फिर लेंगे कर्ण, याद रखिए पहला वाला ये वाला ले रहे हैं तो पहला वाला यही वाला आएगा, एबी, पहले इस तरफ का कर्ण हो जाएगा ए बी, और उस तरफ का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो इस तरह हम क्या किए, पहला आपका क्या था, लंब वाला, दोनों का लंब लंब बटी, फिर दूसरा वाला आधार, फिर तीसरा वाला कर्ण। यहां पर भी लेंगे हम आपका लंब क्या है, बी डी, बी डी, उस तरफ आपका लंब क्या है, ए बी, हो गया। आधार क्या है, सी डी, तो आधार सी डी हो गया। वहां का आधार क्या है, सी बी, ठीक है। अब तिरछा, यहां का कर्ण क्या है, बी सी, और वहां कर्ण क्या है, ए सी। ये हम क्या किया, आपका ले लिए। अब चूंकि सिद्ध करने में हमको क्या करना है, वर्ग लाना है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो इसी में से हम आपका, इसमें तीनों में से 1 2 3 तीनों में से ऐसा कौन सा ले जिनका वज्र गुणन करने पर, तिरछा गुणा करने पर वर्ग बने। तो अगर हम ए डी और बी सी का गुणा करेंगे या ए बी गुणा बी डी में करेंगे, अगर दोनों का हम ऐसे तिरछा गुणा करें तो किसी का वर्ग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक। तो एक काम करो, आपका इसका देखो, तो इसका तिरछा करो, इसका तिरछा वर्ग बनेगा क्या, तिरछा वर्ग मतलब x गुणित x, x का वर्ग, तो वैसे यहाँ ये बन रहा है क्या, इसका गुणा करने पर नहीं, इसका नहीं। तो यहाँ पर आपका ए डी बटे ए बी और ए बी बटे ए सी, यहाँ है ए बी और वहां है ए बी। यहाँ अगर दोनों को ले लें, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी गुणा ए बी का वर्ग। तो इस कारण ले लेते हैं हम ए डी बटे ए बी बराबर वहां ए बी बटे कौन सा, ए सी। तिरछा गुणा करिए, ए डी गुणा ए सी, ए डी गुणा ए सी, ठीक है, बराबर ए बी का गुणा ए बी में एक जैसा है ना, तिरछा गुणा कर रहे हैं, ए बी गुणा ए बी, पेन 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 गुणित पेन करेंगे, पेन का वर्ग, एक्स गुणित एक्स करेंगे, एक्स का वर्ग। तो वैसे ए बी गुणित ए बी करेंगे, कितना हो जाएगा, ए बी का वर्ग। इसको मान लेते हैं हम समीकरण पहला, क्या मान लेते हैं, समीकरण पहला। यहां पर भी देखिए वैसे हम तिरछा गुणा करने पर वर्ग बनने वाला ही लेंगे। बी डी गुणा इसमें करो, वर्ग होगा नहीं, इसका गुणा इसमें करो, वर्ग होना चाहिए, डबल डबल नहीं है। इसमें करो सी डी गुणा ए सी, नहीं है। सी बी गुणा बी सी, हाँ, सी बी को और या बी सी को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आपका ले लेते हैं सी डी बटे सी बी को हम लिखेंगे बी सी, वैसे यहाँ बी सी का बी सी बटे कौन सा, ए सी। तिरछा गुणा करेंगे, सी डी गुणा किसमें होगा, ए सी में, बराबर बीसी का गुणा किसमें होगा, बीसी में। तिरछा गुणा कर रहे हैं, तिरछा बीसी गुणा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी का वर्ग। एक जैसे है ना, गुणा में घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह हमको क्या मिल गया, ये बन जाएगा आपका समीकरण क्रमांक 2। पहला क्या था, समीकरण 1 था, ये क्या बन गया, समीकरण 2। अब देखिए हमें मिल गया एक तरफ ए बी का वर्ग और दूसरा तरफ क्या मिला है, बीसी का वर्ग। सिद्ध करने में आइए, ए बी का वर्ग और बीसी का वर्ग जो मिला है वो दोनों के बीच में क्या करना है, धन, धन मतलब जोड़ना है। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कैसे जोड़ेगा, जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बराबर के उस पार जो है ना, बराबर, ठीक है, बायां पक्ष, तो समीकरण 2 के बाएं पक्ष से जोड़ेगा, दायां वाला भाग दाएं वाले भाग से जोड़ेगा, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 का बताओ, बायां पक्ष ए डी गुणित ए सी लिखा गया, जोड़ेंगे मतलब धन का चिन्ह, ठीक है। और समीकरण 2 का बताओ, बायां पक्ष डेढ़ी हाथ सी डी गुणित ए सी हो गया, बराबर यहां कितना है, समीकरण 1 का सीधा हाथ, ठीक है, दायां पक्ष ए बी का वर्ग धन वहां क्या है, बी सी का वर्ग। अब यहां गुणा करेंगे ए डी गुणा ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए डी ए सी, धन का धन, यहाँ दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह के लिए शॉर्टकट में दशमलव का आपका प्रयोग होने लगा है, ठीक है।
ये दशमलव नहीं है, धन का धन CD और यहाँ आपका AC का AC बराबर वैसी। यहाँ देखिए आपका AC है, हाँ उधर भी AC है, AC निकलेगा आपका उभयनिष्ठ, इधर भी और इधर भी AC निकल गया तो अंदर में बचेगा AD धन, यहाँ का आपका AC निकल क्या मिल गया CD बराबर वैसी का वैसी। अब चित्र से देखेंगे AD और CD का योगफल क्या मिलेगा, AD और CD क्या AD, A से लेकर D, उसके बाद D से लेकर C या C से लेकर D बोलिए, एक ही बात है। तो इस तरह AD और CD दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, A से लेकर C, AC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AC। तो यहाँ दोनों का योगफल की जगह में हम क्या लिख दिए, AC। गुणक चिन्ह है AC गुणा AC, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। क्या यही वाला लाना था, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। देखिए सिद्ध करने में, हाँ AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग लाना था। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इस तरह समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।